हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम आकर्षण आदित्य है। पिछली वीडियो में हमने क्लैट एग्जामिनेशन के लीगल रीजनिंग पोर्शन के ऊपर एक प्राइमर किया था। आज की वीडियो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक प्राइमर वीडियो बना रहे हैं जो बहुत ही क्विकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे प्रकाश डालेगा। ये वीडियो डिटेल्ड ऑनलाइन क्लास और जो ऑफलाइन क्लास VGL EdTech कंडक्ट करती है वो सारे डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहे हैं, बस एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी और प्राइमर वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या है कॉन्ट्रैक्ट? बाय डेफिनेशन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अग्रीमेंट, इन्फोर्सिबल बाय लॉ। क्या मतलब होता है इन्फोर्सिबल बाय लॉ का? वो जिसको कोर्ट के द्वारा, लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सके। अब अग्रीमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जब हम बोलते हैं is an agreement, तो what is an agreement? Now an agreement is a consideration. अब क्वेश्चन आता है कि consideration क्या होता है? Now a consideration is a set of promises. Promises क्या होते हैं? Promises are accepted proposal. तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जब क्लास करते हैं उसमें समझते हैं इन सारी चीज़ों को। एसेंशियल क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के? Offer and acceptance, intention to create legal relations, lawful consideration, capacity to contract, free consent, lawful object। ये सारे essentials हैं। जब ये सारे factors रहेंगे तब कह सकते हैं कि वो contract एक valid contract होगा। Example क्या है? A agrees to sell his car to B for ₹100,000 and B agrees to buy it। ये सबसे simple एक example हो सकता है। सामने वाले ने एक offer दिया और वो दूसरा अग्री कर गया। A हैज़ अग्रीड टू सेल हिज कार टू B एंड B हैज़ अग्रीड। सो दो लोग अग्री कर गए, एक ने ऑफर दिया, उसकी एक्सेप्टेंस हो गई। दिस बिकम्स द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या था उसमें जो हमने डिस्कस किया? ऑफर और एक्सेप्टेंस है। क्या होता है ऑफर? ऑफर इज अ प्रपोजल जो सामने वाले की तरफ से आता है। तो जो प्रपोजल देता है उसको कहते हैं प्रॉमिसर, और एक्सेप्टेंस उसकी अनकंडीशनल एसेंट, वो होता है प्रॉमिसी। किसी ने एक प्रपोजल दिया, सामने वाले ने उसको अनकंडीशनली अनक्वालिफाइड वे में एक्सेप्ट किया, तो दैट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, B एक्सेप्ट्स A's ऑफर टू बाई द बाइक फॉर 50,000 रुपीज़। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? द ऑफर मस्ट बी clear, definite and communicated. Acceptance must be absolute and unqualified. तो जो ऑफर है वो क्लैरिटी में होना चाहिए, उसके टर्म्स वेग नहीं होने चाहिए, और उसका जो एक्सेप्टेंस है वो अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट होना चाहिए, तभी उसको एक वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। कंसिडरेशन जिसको हम कह रहे थे, सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, वो आप एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि दैट इज द प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर। दैट इज द डेफिनेशन एज पर द सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एग्जाम्पल, A promises to sell his car to B for 100,000. Now the car is the consideration for B and the 100,000 इज द कंसिडरेशन फॉर A। तो 100,000 जो A को मिलेंगे B की तरफ से, वो उसके लिए कंसिडरेशन हो गया, और वो जो कार है वो B के लिए कंसिडरेशन हो गई। सो नाउ दीज टू सेट ऑफ कंसिडरेशन विल constitute a valid contract. So there has to be a quid pro quo. It's a legal maxim which means something in return. नेक्स्ट टॉपिक जो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए क्या हर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? जी नहीं। देयर हैज़ टू बी अ कैपेसिटी। द पार्टीज मस्ट बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या की पॉइंट्स हैं? एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड एंड नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। Now as per the Indian Contract Act, the capacity, the age of majority is 18 years. So both the parties have to be 18 years of age at least to enter into a valid contract independently. And then the persons who are entering into a contract, उनको sound mind का भी होना ज़रूरी है, और किसी भी तरह के डिसक्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए लॉ के द्वारा, किसी भी कानून के द्वारा उनके ऊपर किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए कि सच एंड सच पर्सन बाय द ऑर्डर ऑफ लॉ और एनी ऑफ द रूल्स आर डिसक्वालिफाइड। सो दीज आर दी 3 essentials।
अब इसका एग्जाम्पल जो एज ऑफ मेजॉरिटी की थी, जो मैंने बोला कि अ माइनर पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंट तब फ्री होता है जब वो कॉज नहीं किया जाता कोअर्शन के द्वारा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के द्वारा। ये सेक्शन 13 और 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किया जाता है। कोअर्शन मतलब किसी को फोर्स करना किसी भी तरह की चीज़ों में। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव है, कोई इस तरह का असर है जिसकी वजह से वो किसी मजबूरी के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, उस कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। कुछ आपने फ्रॉड कर दिया, किसी को कुछ झूठ बोल के किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया, नॉट अ फ्री कंसेंट। सिमिलरली मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी और उस बेसिस पे किसी ने अपना कंसेंट दिया, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ फ्री कंसेंट। उसके बाद जो हमने देखा था कि द लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। नाउ द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल। दूसरी चीज़ है, कोई भी इलीगल एक्ट, इमोरल एक्ट और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए हमने ऊपर देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है वो लॉफुल होना चाहिए। अगला टॉपिक है कि वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ये एक टॉपिक निकल के आता है। जब हमने शुरू में ही कहा कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। नाउ what will you call those contracts which are not enforceable by law? So those contracts have been given a term of void contract। ठीक है, वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कभी थे ही नहीं। void का मतलब void ab initio, वो शुरू से ही void है, नलिफाइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज दोज आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अब उसमें दूसरा भी एक एग्जाम्पल आता है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल। जो वॉइड है वो तो वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं विच एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज that contract can be nullified, so that those contracts are the examples of voidable contracts। Performance of contract क्या होता है? What do you mean by performance of contract? Now carrying out the contract is performance, very simply understood। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैरी आउट किया, फिनिश किया, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या टाइप हो सकते हैं? एक्चुअल और अटेम्प्टेड। एक्चुअल उसको कहेंगे जहाँ दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी कंसिडरेशन को फुलफिल किया, वो जो चीज़ हो जाएगी, अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल किया, वो हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है वेयर वन पार्टी ऑफर्स टू परफॉर्म बट द अदर पार्टी रिफ्यूजेज। For example, A agrees to deliver goods to B on a certain date. Now, if A delivers the goods as agreed, it is an actual performance. If he doesn't, whereas the other party is waiting, then it could be an attempted performance। या फिर अगर दूसरी पार्टी ने मना कर दिया, उसमें कुछ अड़ंगा लगाया, कुछ हिंड्रेंस क्रिएट करने की कोशिश की, so A has attempted to perform। कैसे होता है डिस्चार्ज एक कॉन्ट्रैक्ट का? कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली फुलफिल हो जाता है? किन किन तरीकों से डिस्चार्ज हो सकता है? पहला, बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, आपने अपनी ड्यूटी, जैसे हम कहते हैं ड्यूटी डिस्चार्ज कर ली। सो कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है? पहला है बाय परफॉर्मेंस। इफ़ यू हैव कंप्लीटली फुलफिल्ड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फुलफिल्ड, दिस इज अ डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। देयर इज अनदर टाइप, बाय अग्रीमेंट ऑल्सो। पार्टीज कैन म्यूचुअली अग्री, आपस में हम अपने कंसेंट से भी अग्री कर सकते हैं, एंड वी कैन कंसिडर दैट कॉन्ट्रैक्ट टू बी ओवर बिटवीन अस, सो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ डिस्चार्ज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड सिचुएशन कुड बी बाय इम्पॉसिबिलिटी। देयर कुड बी सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यू टू सम और दी अदर फैक्टर। उसमें एक चीज़ बोलते हैं जैसे विस मेजर, बाय एक्ट ऑफ गॉड। अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई, कभी आंधी आ गया, तूफान आ गया, आपको रास्ते में कोई चीज़ डिलीवर करने जानी है, नाउ दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, then it will be considered that it has ended by impossibility. The contract will be considered to be discharged by lapse of time। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसका कुछ पीरियड है कि इस पीरियड के अंदर आपको ये सामान किसी शॉप के ऊपर डिलीवर करना है, अगर आपके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये थे और वो समय लैप्स हो गया, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट और दैट अग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड टू
हैव बीन डिस्चार्ज्ड। लास्ट जो होता है वो बाय ब्रीच, अगर एक पार्टी ने वायलेट कर दिया टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी डिस्चार्ज माना जाएगा। लेकिन अब ये जो आखिरी है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है ब्रीच के द्वारा तो रेमेडीज क्या है आपके पास? रेमेडीज आपके पास 5 हो सकती हैं। आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में जाके यू कैन फोर्स द अदर पार्टी टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट, you can ask for an injunction, you can ask for some kind of interim relief, or you can ask for some order to prevent a party from doing something. Quantum merit, जो कि जितने देर का काम हो गया, जितने अमाउंट का काम हो गया, उसके लिए आप पेमेंट अपनी मांग सकते हैं अगर किसी ने ब्रीच किया है तो। Example, if A fails to deliver goods to B as agreed, B can sue for damages. That is the example. Now very quickly let us look into a question and a scenario. The question is, A offers to sell his house to B for rupees 50 lakhs. B accepts but adds that the payment will be made in installments. Now is there a contract? हमने शुरू में ये बताया था no, this is not a valid contract, this is a no contract at all. Why? Because the acceptance is conditional here. And what we had discussed, the acceptance has to be unconditional, unqualified. So this is not a valid contract because of the counter offer, this acceptance is conditional. Now second, this scenario, a minor buys a bike from B and then refuses to pay. Can B enforce the contract? The answer is no, because a minor cannot enter into a contract, it is voidable. This contract is an example of a voidable contract. It is always, it can be put to an end at the option of the minor party. You cannot enforce a contract against a minor. This brings us to the end of today's video. Thank you very much for watching.